हेलो स्टूडेंट, तो जल्दी जल्दी रिवीजन पे करते हैं। जैसे 2 कूलम एक स्फेयर में रख दिया, उन्होंने कह दिया भी इस स्फेयर का रेडियस डबल कर दिया। रेडियस डबल कर दिया तो चार्ज इन क्लोज चेंज नहीं हुआ, तो फ्लक्स चार्ज इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। एक और क्वेश्चन है, जैसे उसने कह दिया यहाँ पर 4 कूलम रखा, तो ऐसे होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक आपने याद रखना है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी पॉइंट पे, वो इन दोनों चार्जेस के कारण होती है, लेकिन जो फ्लक्स है वो सिर्फ किसके कारण होगा, वो चार्ज इनक्लोज के कारण होगा। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू के आले दुआले घूम रहा है तो ये रोटेट हो रहा है, सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, सारी जगह पोटेंशियल सेम है, यानी वर्क डन जीरो है। इसके आगे चलें, ई एक्सियल -2 ऑफ इक्वेटोरियल होता है, डबल होता है। एक्सेलरेशन क्यू बाय एम है, कोई भी चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय एम होती है। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसको ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ है, तो ये जो इसकी शेप है वो इस तरफ जाती है, यानी वो पैराबोलिक हो जाती है। तो ये जो वाई है डिफ्लेक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज बीटा का ज़्यादा होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो अल्फा मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई चार्ज रख दिया Q, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई E, तो उस पर फोर्स लगी QE और उसका वेट गया नीचे, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी Q बाय mg। ठीक है, इसके आगे देखें तो इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, तो उसने कहा भी Q ने, आपने A पॉइंट से लेकर B तक आया, वर्कडन कितना किया, तो वर्कडन के लिए आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो dV इक्वल टू EDR, जैसे माइनस में लगाते हैं, dV इक्वल टू माइनस EDR लगा दीजिए। dV इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, छोटा सा यहाँ पर एक आर ले लिया, तो उसका एक छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पर छोटा सा डी आर ले लिया। तो मैंने मान लिया इस आर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो λ/2 एप्सिलॉन नॉट आर है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए। तो ई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन दे दिया। तो लोअर लिमिट हमारी कहाँ, ए से बी सी, तो हम सबसे पहले कहाँ पर थे, ए प्लस बी, तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी से हम कहाँ तक जा रहे हैं, ए तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर ए आएगा। आप इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, अगर ए बी टू ए लेके गए तो वैसी होगी, ए टू ए प्लस बी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो डी वी की इंटीग्रेशन करके आप ऐसे लॉग में आपका आंसर आएगा। तो वर्क डन होता है जो चार्ज इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मेट से निकलना है। तो यहाँ पर जो माइनस लगाया है उसके कारण जो आंसर है आपका करीब यही आएगा, यहाँ पर मैंने पहले माइनस नहीं लगाया था। ठीक है, इसके बाद वर्क डन रोटेट डाइपोल स्टेबल से अनस्टेबल 2pe होता है, और अनस्टेबल से स्टेबल -2pe होता है, ये याद रखना है। पोटेंशियल वेर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये एक्स ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/x स्केयर लगा दिया, इक्वल टू K2Q अपॉन D - x का होल स्केयर। यहाँ से आपका स्केयरिंग अंडर रूट कर लेना बोथ साइड, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आ गई तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो वो होएगा KQ/x, x की वैल्यू ऐड कर देना, प्लस इसके कारण होगी K2Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है वो D - x है। अगर आपका x आया हुआ है तो ये आपका D - x भी आपको मालूम है, यहाँ पर D - x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलें आगे, तो A और B पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो B पे पोटेंशियल गिर गया, A पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो पोटेंशियल जैसे जैसे जाएगा डिक्रीज होएगा। तो हम वर्क डन जो मूव है, देखो B से लेके C तक वर्क डन जीरो है, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। C से लेके A तक जाएंगे, यानी C से A की जगह हम B से लेके A तक जाएंगे, वही वर्क डन होगा। तो फोर्स F इक्वल टू Q होता है, तो F इक्वल टू QE, यानी हमारे पर जो फोर्स है वो इस तरफ लगाएंगे, तो QE ये हो गई। तो वैसे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो हम अगर एंगल बोलें तो 180 डिग्री है, तो QE इंटू D1 cos 80, यानी वर्क डन हो गया -QED। तो ये पैरेलल में है, इसको ऐसे देखेंगे तो देखो ये A है और ये B, ये भी A है और ये भी A है और ये भी A है, तो ये पॉइंट पोटेंशियल के मेथड से कर लेंगे। अगर ये पॉइंट B है, B, तो ये पैरेलल में हो गए, यानी ये पैरेलल टू 3C हो गया। अगर आपके पास कोई वेरिंग कंडक्टर जिसका साइज वेरिंग हो जाए, तो उसमें आपने याद करना है भी I इक्वल टू NAEVD होता है, तो N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट ही रहता है, हर एक इधर सारी जगह करंट सेम है, लेकिन जहाँ पर एरिया कम है उधर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो जहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी उधर करंट डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी माइनस के टॉ, जिसकी टॉ टेम्परेचर बढ़ जाएगा मेटल में तो रेजिस्टिविटी कम, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये बढ़ जाएगा, तो उसके कारण जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो मेटल में रेजिस्टिविटी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने से। अलॉय कांस्टेंट एंड मैग्नीज स्टैंडर्ड वायर यूज़ होते हैं, क्योंकि इसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हल्का मोटा रेजिस्टिविटी में चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर गरीब होते हैं, इनके पास
इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते फ्री, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो करंट कैसे मूव होगा। टेम्परेचर बढ़ाने का फायदा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है। ये कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ही हो सकता था, तो ये तो अब वो आपने देखना वहाँ पर क्या आएगा। अगर कंडक्टिविटी टेम्परेचर होता तो इसका उल्टा बन जाता, ठीक है, इसका भी ऐसे बन जाता सिग्मा वर्सेस टी, इसका सिग्मा वर्सेस टी यूँ बन जाना था, ठीक है। तो मुझको लगता है इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यही ग्राफ है। एक गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ होता है, वो भी आपको मालूम है, वो भी सेमीकंडक्टर है, वो पहले बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, फिर ऐसे कर्व जाता है, फिर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये गैलियम आर्सेनाइड का आई वर्सेस वी ग्राफ है ये बेसिकली, दैट इज दिस इज आई और दिस वन इज वी। ये हमारे रो वर्सेस टी ग्राफ है। आगे चलते हैं। पावर इन सीरीज जो होती है वो रेसिप्रोकल फॉलो करती है, पावर इन पैरेलल एडिशन फॉलो करती है। 10 और 20 वाट सीरीज में लगेंगे तो कम वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, और पैरेलल में लगेंगे तो ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। शॉर्ट में ऐसे ही बताया जा सकता है। अगर E1 R1 ऐसे लगे हैं तो इसका रिजल्ट होता है E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R1 प्लस R2, नेट EMF आ जाएगी इसकी। तो ये नेट EMF है। अगर अपोजिट लग जाए ऐसे ऐसे मैंने अपोजिट लगा दी तो बेसिक फॉर्मूला इसका ऐसा होता है E1 बाई R1, सेम डायरेक्शन है, ये उल्टा लगा माइनस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 पॉन 1 बाई R2 1 बाई R3, ये ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसमें उल्टा लगा दें तो आप ऐसे ये वाला रिजल्ट लगाओगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और प्लस की जगह, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये मीटर स्लाइड वायर ब्रिज है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। यहाँ पर 8/10 इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ आई L/100 माइनस L कर देंगे। इस क्वेश्चन में और चेंज किया जा सकता है, उसमें कह देंगे 10 ओम और लगा दिया सीरीज में, पैरेलल में शंट कर दिया, तो इसकी जो ओवरऑल डिस्टेंस है 5 होगी, यानी बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। 8/5 इज इक्वल टू न्यू लेंथ अपॉन 100 माइनस L बना जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं। तो ऐसे अभी कैपेसिटर ब्लॉक करता है DC, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसमें करंट नहीं जाएगा तो इसकी एनर्जी पूछेंगे, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालनी है। ये 1 और 1 सीरीज में हो गया, 2 आ गई रेजिस्टेंस, 2 और 2 पैरेलल में 1 होगी, 1 और 2 सीरीज में 3 हो गई, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 3 आ गई। तो हमने वोल्टेज V को 2 IR लगाया तो हमारा करंट 1 एम्पियर आ गया, पीछे से 1 एम्पियर करंट आ गया। तो अब सोचा जाए तो देखो ये भी दोनों 2 ओम है, क्योंकि इधर तो करंट जाना ही नहीं है, तो ये भी 2 में 1 ओम आधा आधा करंट हो जाएगा। यहाँ पर हाफ गया और यहाँ पर भी हाफ चला गया, तो यहाँ पर जब हाफ करंट जाएगा तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2 करंट गया, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर दोनों मिलके 1 करंट जाएगा। तो आपने यहाँ पर लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप बोलेंगे V इज इक्वल टू, यहाँ पर IR लगाया 1 इंटू हाफ आ गया, तो इसके आगे भी ऐसे निकालेंगे प्लस, यहाँ पर करंट कितना आ गया, यहाँ पर टोटल करंट 1 है, यानी 1 इंटू 2 जाएगा, यानी हम इसको कैलकुलेट करें यानी 2 प्लस हाफ यानी कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। दिस इज वोल्टेज। जो वोल्टेज इस पर गिरेगी इस पर जा नहीं सकती वोल्टेज, जो इसके क्रॉस है वो सारी की सारी 6 माइक्रोड पैरेलल है, तो उसके कनेक्ट होगी, यानी हाफ सी भी स्केल लगा दोगे। C आपको 6 इंटू 10⁻⁻6 पता है, वेलोसिटी वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज 2.5, हाफ CV का स्केल कर दिया इसका, ठीक है। इसके आगे हम ये देख सकते हैं अभी, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बाइट सेड लॉ 3 फॉर्मेट में, तो R कैप है तो स्केयर आएगा, R वेक्टर तो R क्यूब आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये इनसाइड आउटसाइड का ये पक्का क्वेश्चन आने वाला है आपको कल। ये R इन है, ये R आउट है, तो आपने R इन R आउट की जो मैग्नेटिक फील्ड R इन है, यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर सॉलिड वायर के लिए, वो μ0/4 2I बाय R इन होगा, R आउट होगा। पहले तो ये R आउट की वैल्यू लिख दी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जब R इन की वैल्यू लिखेंगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन आना चाहिए। μ0/4 2I R इन, देखो ये R इन आएगा अपॉन R रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस है। जैसे इसकी कोई वैल्यू दे दी 2 दे दी, इसकी वैल्यू 1 दे दी, इसकी वैल्यू 3 दे दी, तो आप कर सकते हैं इसकी जगह 3 डालेंगे, R इन की जगह 1 डालेंगे, R की जगह 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये इनकी रेशो पूछ लेगा, ठीक है सर। हमें समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, जैसे टर्मिनल पोटेंशियल सेल की ये भी आ सकती है। जैसे ये क्वेश्चन रह गया था मेरे से, तो हम इसको जल्दी से करते हुए, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी 1 ओम, शो कर देंगे यूँ करके। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी 2 ओम, ये दे दी 4 ओम, ये दे दी 6 ओम, ठीक है, ये दे दी 6 वोल्ट, ये दे दी 2 वोल्ट। अब नेट वोल्टेज कितनी, 6 - 2, यानी ये जीता, यानी करंट ऐसे जाएगा, यानी 4 वोल्ट नेट EMF आ गई। तो नेट रेजिस्टेंस R टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल किया, 1 4 5 6 7 6 13 आ गया। हमने करंट निकाला E इक्वल टू IR के साथ, तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई E/R, E है 4/13, यानी इसे करंट चला गया 4/13 एम्पियर करंट जा रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल पूछेगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव से करंट बाहर जा रहा है, तो इसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल है ध्यान रखना है, इसकी पोटेंशियल लेनी है 6, V इज इक्वल टू E माइनस IR लगाना, लेकिन E नेट नहीं लेनी, E उसी सेल की लेनी है जिसका आपने टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। तो I की वैल्यू हमारी 4/13 है, तो जो R की वैल्यू है हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस वो इसमें 1 है,
सारी रेजिस्टेंस नहीं लेनी है, अब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ये V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये चार्ज हो रहा है यानी इस पर V इक्वल टू ई प्लस आई आर लगेगा, तो इसकी E की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट है, प्लस I की वैल्यू 4/13 है, R की वैल्यू कितनी है इसकी 2 है, तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल चार्जिंग के केस में आ गया। तो ये भी हमें क्लियर है। तो चलो ये देखो, इतना तो देखो, बाय बाय।